हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, हम लोग का चैप्टर चल रहा है प्रेजेंट टाइम में रोटेशनल मोशन, और आप पार्ट 6 अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। सबका फर्स्ट क्लास तैयार हो गया होगा रोटेशनल मोशन पार्ट 6। तो पार्ट 5, पार्ट 6 सब कुछ तैयार हो गया होगा। जहाँ तक हो गया है ठीक, उसके आगे अब आइए स्टार्ट किया जाए। P100 फिजिक्स मैथ्स DP सर। आइए, तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट टाइम में वह है रोलिंग। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग पढ़ चुके हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, टार्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में अब हम लोग का टॉपिक है रोलिंग मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है। यदि आप नीट के स्टूडेंट हैं 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। आप IIT के स्टूडेंट हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बेटा, रोलिंग मोशन। हिंदी में बोलते हैं इसको लोटनी गति, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन पार्ट 6 में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ कि व्हाट इज द रोलिंग मोशन, व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्रिक्शन इन द रोलिंग मोशन, व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द फ्रिक्शन इन द रोलिंग मोशन। क्या, क्यों, कैसे। P100 फिजिक्स 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉप लेवल पर पहुंचाते हैं हम लोग। जहां तक नीट के लिए, IIT के लिए, IIT एडवांस के लिए जहां तक ज़रूरी होता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स विच आर टेकिंग द पार्ट इन द TGT, PGT एंड NDA, CDS एंड सो ऑन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रोलिंग रोटेशनल मोशन पार्ट 7 रोलिंग मोशन। इस एपिसोड को, यह लगभग 2 घंटे के एपिसोड होगा। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूमेरिकल होगा, और मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ऐसे ट्रिक्स में बताने जा रहा हूँ आगे कि आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल को देखते ही कैसे मारेंगे आंसर ना। तो कदापि इधर उधर भगा के वीडियो मत देखिएगा, कायदे से वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। पढ़ना है तो अच्छी तरह से, अदरवाइज नहीं पढ़ना है तो गजब का। P100 फिजिक्स मैथ्स DP सर। ओके कमान, चलिए। तो अब है पॉइंट हम लोगों का, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट पॉइंट हम लोगों का ये था, रोटेशनल मोशन पार्ट 6 में रोलिंग मोशन टॉपिक चल रहा है। तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि यह एक डिस्क है, यह एक डिस्क है। रोलिंग मोशन होता ही क्या है? तो व्हाट डू यू मीन बाय द रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन से आप क्या समझते हैं? तो चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी ये सब कुछ बता चुका हूँ, बेसिक बता चुका हूँ बेटा। अब हम लोग चलना है डीप थ्योरी पर इसके रोलिंग मोशन के। देखो बेटा, सपोज करिए कि यह एक डिस्क है, सपोज करिए कि यह एक डिस्क है जिसका मास है m और जिसकी रेडियस है r। सपोज करिए डिस्क है। तो जानते हैं कि रोलिंग मोशन होता क्या बेटा? तो आपसे मैं कहूँ कि रोलिंग ना, हाँ जल्दी से बोलिए, पढ़े हुए हैं जो सभी लोग जल्दी से बोलिए, रोलिंग मोशन क्या होता है बेटा? तो जो लोग पढ़ चुके हैं जल्दी बोले, रोलिंग मोशन क्या होता है? जल्दी बोले, डिफाइन करिए। व्हाट डू यू मीन बाय द रोलिंग मोशन? किसे कहते हैं रोलिंग मोशन? जल्दी बोल दीजिए। हाँ, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग मोशन। यही कह रहे हो ना? हाँ चलो, पहला डिफिनीशन लोटनी गति। हिंदी मीडियम में बेटा, हिंदी में लोटनी, लोटते हुए चल रहा हो। हाँ, जैसे मान लो आपका पेन है बेटा, पेन अपनी कॉपी पर लोड कर दीजिए ऐसे, तो क्या कर रहा है? आगे भी जा रहा है। तो जो आगे जाना है वो क्या हो गया? जो आगे जाना है वो तो हो गया लीनियर मोशन, रेखीय गति हिंदी में। और जो ऐसे घूम रहा है, रोटेशन क्या रहा है, उसे लोटना बोलते हैं। तो लोटनी गति बोलते बेटा, माने कि वह जैसे ऐसे घूमते हुए आगे जाए ना बेटा। तो रोलिंग मोशन तो क्या कहेंगे? तो रोलिंग मोशन इज द, हाँ इट इज द कंबाइंड, हाँ मैं पिछले लेक्चर में बेटा डिफाइन कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ इस लेक्चर में। तो इट इज़ द कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल।
इट इज़ द कंबाइंड मोशन ऑफ द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, यानी कि दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ओके, इसे कहते हैं हम लोग रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का एक दूसरा डिफिनीशन भी होता है, जल्दी बोल दीजिए क्या होता है, जल्दी बोलिए। हाँ बेटा जल्दी बोल दीजिए दूसरा डिफिनीशन। तो यू कैन से रोलिंग मोशन इज द रोटेशनल मोशन। हाँ बहुत ही फैंटास्टिक। देखो बेटा क्या कह सकते हो बेटा, रोलिंग मोशन इज द किसके, इज द, जल्दी सोचिए, पढ़े हुए हैं पीछे तो अवश्य याद आ रहा होगा। रोलिंग मोशन इज द रोटेशनल मोशन अबाउट हाँ क्या बेटा, अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये क्या कहलाता है, तो दो डिफिनीशन इसके लिए सफिशिएंट है बेटा। दो डिफिनीशन, इस डिफिनीशन पर आपका एक्सर्शन रीजन का क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सर्शन कह देगा कि रोलिंग मोशन इज द रोटेशनल मोशन अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब रीजन कुछ बता देगा कि व्हाट इज द रीजन, तो रीजन मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, तो रीजन बता देगा बेटा। अब आपको वहाँ पर ना ABCD निशान रहेगा, मारना रहेगा, या तो अच्छी तरह से आइडिया हो, नॉलेज हो, अदरवाइज जो अच्छा लगे ABCD में से जो अच्छा लगे, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, देख के मारे। तो यही स्टूडेंट करता है। स्टूडेंट एग्जाम में क्या करता है, नहीं या तो उसका कंसेप्ट तैयार हो, सब कुछ आ रहा हो, अदरवाइज जो ABCD में से देखता है कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा अच्छा लग रहा है, तो कौन सा अच्छा लग रहा है उसमें निशान आता है। तो आपको क्या करना बेटा, आपको निकालना है 100% P100 फिजिक्स, कहीं पर भी तुक्का नहीं मारना बेटा। P100 फिजिक्स पे पढ़ते हो तो आपको क्या, क्यों, कैसे ज़बरदस्त तैयार करना है। चल बेटा, तो रोलिंग मोशन इज आल्सो द अदर डिफिनेशन ऑफ द रोलिंग मोशन इज द रोटेशनल मोशन अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सवाल ये कि व्हाई इट इज सो, तो बिकॉज point of contact is always in rest। बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज इन रेस्ट। अस वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ बेटा, देखो तो जहाँ पर ये ग्राउंड पर टच कर रहा है, देखना जहाँ पे ग्राउंड पर टच कर रहा है ना, तो यही सी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ देखो बेटा यही है P पॉइंट, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें जब अभी हमने लास्ट लेक्चर में चूँकि डिस्कस किया है कि जब हम लोग चलते हैं तो दोनों पैर यूज करते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन किसी इंस्टेंट क्या दोनों पैर यूज होते हैं? किसी भी समय आप देखिए, मैं कहूँ कि चलने में हम लोग दोनों पैर यूज करते हैं तो ये पैर यूज करते हैं, तो आप कहेंगे हाँ दोनों पैर यूज करते हैं। लेकिन किसी भी इंस्टेंट क्या एट द सेम टाइम दोनों पैर यूज हो रहे होते हैं? नहीं, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। कैसे देखिए, आप चल के खुद देखिए, अपने देखिए अभी हम राइट पैर अपना दाहिना पैर दबाए हैं, दबाए मीन्स कि अर्थ पर है, बायां पैर मेरा हवा में है, ये आगे बढ़ाने का काम कर रहा। अब ये गया, अब ये मोशन में है। तो जब एक रेस्ट में आता है तब दूसरा मोशन में आता है। तो एट एनी टाइम किसी भी समय एक ही पैर मेरा काम कर रहा होता है। फिर देखिएगा, फिर दूसरा रखे रहे, दाहिना रखे और फिर बायां उठाए। तो एक का काम क्या हो रहा होता है, तो एक का काम होता है अर्थ को अब उसमें प्रेस करते हैं, क्या पाने के लिए, उसका नॉर्मल फोर्स पाने के लिए। किस लिए कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट मेरे बॉडी पर लगता है जो मुझे आगे बढ़ाता है। नॉर्मल का एक कंपोनेंट मुझे आगे बढ़ाता है और दूसरा कंपोनेंट नॉर्मल का वेट को बैलेंस करता है। तो दो कंपोनेंट बनते हैं। इसलिए जब भी हमारी आदत होती है ना, जब हम फिंगर पकड़ के हमको चलना सिखाया जाता है बेटा बचपन में, तो हम तभी से हम लोग की आदत बन जाती है कि जब हम एक पैर रखते हैं तो दबाते हैं, तो जो दबाने का काम होता है, जो हम अर्थ को प्रेस करते हैं, तो वह ऑटोमेटिकली एंगल बन जाता है। वो ऑटोमेटिकली एंगल बन जाता है। जब एंगल बनता है तो हमने फोर्स, तो जब एंगल बनेगा तो जानते हो कि कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो वह भी एंगल बनाएगा। जब एंगल बनाएगा उसका एक कंपोनेंट एन कॉस थीटा एन साइन थीटा बेटा, तो एक आगे हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा और एक क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। क्लियर? आ जाओ, देखो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हो क्या रहा है। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर भी देखिए ऐसे जा रहा है ना, मोशन नहीं हो रहा है ना,
तो हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यह रेस्ट में है, यह प्रेस कर रहा है और प्रेस कर रहा है इस पे, देखिए ये प्रेस कर रहा है बेटा, ये यहाँ पे प्रेस कर रहा है, बात समझ रहे? तो जब ये प्रेस किया, कितना फोर्स लगाया इसने, सपोज किया कि F फोर्स लगाया, कुछ एंगल बना दिया, मान लीजिए थीटा एंगल बना दिया, सपोज करिए कि ये हो गया F cos थीटा ना, ये F साइन बनेगा बेटा, तो मान लीजिए सपोज करिए N साइन थीटा, देखो इस एंगल के लिए ये F साइन बनेगा, तो ये क्या बना, F cos थीटा। यह देखिए बेटा, अब जब देखिए F साइन थीटा, तो इसने फोर्स लगाया, इसने फोर्स देखिए प्रेस कर रहा है, प्रेस करते समय कुछ एंगल बना, एंगल कितना बना, थीटा। देखिए यहाँ मैं क्लियर कर दूं, देखो ये हटा दूं बेटा, ये सब देखिए, ठीक यही ऐसे ही जैसे डिस्क आगे बढ़ रहा है ना, रोल कर रहा है, तो ठीक ऐसे हम लोग चलते हैं, यही प्रोसेस हम लोगों का भी है, बिल्कुल वैसे ही डिस्क, देखिए जैसे देखिए यहाँ पे बेटा ये है F फोर्स लगाया डिस्क ने डाउनवर्ड, F, तो देखिए ये थीटा, तो यहाँ क्या बनेगा, F cos थीटा, ये बना F sin थीटा। अब इधर क्या हुआ, अब इसको बैलेंस कौन करेगा, F का साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पर आ गया फ्रिक्शन F R इसको बैलेंस कर रहा बेटा। अब क्या हुआ, F का सीधा कॉन्टैक्ट सरफेस जो भी होगा बेटा, वर्टिकल नहीं होता कॉन्टैक्ट सरफेस, थोड़ा सा तिरछा, हल्का सा तिरछा, ये थीटा लेस देन 5 डिग्री, थीटा का मान 5 डिग्री से कम होता है, इसलिए लगता है जैसे कि 5 डिग्री बहुत ही कम होता है, तो इसलिए लगता है जैसे कि वर्टिकल है, लेकिन वर्टिकल नहीं होता, वर्टिकल हो तो बॉडी आगे मूव ही नहीं करे। यदि हम लोग वर्टिकल फोर्स लगाएं तो हम लोग एक भी कदम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा ये P, हाँ अब जो देख रहा ये क्या हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P यहाँ लिखो बेटा, ये हुआ नॉर्मल, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल बेटा ये थीटा है तो यह भी थीटा होगा, तो ये क्या बना, ये बन गया N cos थीटा, और ये क्या बना, ये बना N sin थीटा, तो N sin थीटा और कौन, FR, तो FR ध्यान देना बेटा, FR तो यहाँ पर है, FR तो सरफेस पर काम कर रहा है, बॉडी पर कौन काम कर रहा है, N sin थीटा। ठीक जैसे हम लोग चलते हैं बेटा, तो हम लोगों पर भी बिल्कुल यही डायग्राम, यही सब कुछ लागू होता है बेटा। देखो यही, चलो मान लीजिए ये पैर हवा में हम उठाए हुए हैं ना, या और इस पैर देखो बेटा, ये मान लो कि हम हवा में, एक पैर हमारा हवा में, ये पैर हम यहाँ पर दबाए हुए हैं, तो हमेशा ये तिरछा ही होगा, ऐसे होगा हमेशा, देखो बेटा हमेशा थोड़ा तिरछा ही होगा, ये अवश्य होगा। अब ये फोर्स हम F लगाए बेटा, ये ना क्या पढ़ रहा है, फिजिक्स, देखो बेटा ये पैर हमारा हवा में है, अब जरा ध्यान देना, हाँ पैर थोड़ा स्पेशल है, तो ये देखो बेटा ये हो गया थीटा, F हमने फोर्स लगाया तो ये बना F cos थीटा, ये क्या बना, ये बना बेटा F sin थीटा, हमारे पैर पर फ्रिक्शन किधर लगा बेटा, FR ये लगा, देखो बेटा। तो देखो जैसे डिस्क, कंपेयर करिए कि डिस्क जब चल रहा है, कोई भी वस्तु, डिस्क ही नहीं, कुछ भी ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, रिंग ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, एक रॉड ले लीजिए, लुढ़का दीजिए उसको, तो लुढ़क रहा है, यानी कि रोटेशन भी है और आगे भी बढ़ रहा, आगे बढ़ना रिजुरेखीय गति मीन्स दैट इज द लीनियर मोशन, और रोटेट करना दैट इज द घूर्णन गति ना। तो जब रिजुरेखीय गति और घूर्णन गति दोनों आपस में मिल जाती बेटा, तो उसे कहते हैं लोटनी गति, मीन्स हिंदी में लोटनी गति बोलते बेटा ना। और वो क्या है, हाँ जो हम लोग डेली जो शब्द हम बार बार यूज करेंगे वो कौन सी होगी, वो होगी रोलिंग मोशन, रोल करना, रोटेशन करते हुए आगे बढ़ना, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय द रोलिंग मोशन, देयर आर टू फैंटास्टिक फार्मूला फॉर द रोलिंग मोशन। वन इज द, it is the combined motion of the translation and rotation motion. Rolling motion can also be imaging at ना, rolling motion can also be considered as rotational motion about the point of contact because point of contact is always in rest। यानी कि रोलिंग मोशन को हम घूर्णन गति भी कह सकते हैं, किसके परितः, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के परितः, इस बिंदु के संपर्क बिंदु के परितः रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ठीक यह पूरे रोलिंग मोशन में ठीक यह वैसे ही रेस्ट में रहता है जैसे रोटेशनल मोशन में वस्तु जो रोटेट कर रही होती है
जो घूर्णनगत कर रही होती है उसका सेंटर रेस्ट में होता है बेटा, ठीक वैसे ही यह रेस्ट में रहता है, ठीक वैसे ही रेस्ट में रहता है। इसीलिए क्या कहते हैं इसको कहते हैं ना कि रोलिंग मोशन is the rotational motion about the point of contact, because point of contact is just like center in the rotational motion, always in rest। अब देखना, ध्यान देना बेटा, बहुत ही दमदार, बहुत ही मस्त टॉपिक है ये सब, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यदि आप रेली बनना है, आपको नीट डॉक्टर बनना है, या आपको IIT में जाना है, बेस्ट कॉलेज, या आपको कोई भी कंपटीशन फिजिक्स का टॉप करना है, तो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िएगा। पूरा लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर, पूरा पैकेज है यहाँ पर। 0 से स्टार्ट होगा हमेशा P100 फिजिक्स पर कोई भी चैप्टर, और पहुँचाएंगे एक लाइनें उसे ढूंढ करके आपको पूरा न्यूमेरिकल्स 100% न्यूमेरिकल्स आपको इसी पर मिल जाएगा। कहीं कुछ भी अन्यत्र न देखने की, न सोचने की, न पढ़ने की, कुछ भी कहीं ज़रूरत नहीं है, न कहीं कोचिंग में जाने की, ना कहीं कुछ करने की ज़रूरत है। केवल बस P100 फिजिक्स पर जम के पढ़ाई करिए। कम ऑन द पॉइंट। हाँ, ओके, कम ऑन। देखिए अब यहाँ पे आ जाओ बेटा। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे, तो हम लोग यह जो रोलिंग मोशन है हम लोग लिए हैं यहाँ पर बेटा रोलिंग मोशन, और यहाँ पर लिखे हैं हम लोग क्या, वॉकिंग। हम लोग का जो वॉक करते हैं, हम लोग टहलते बेटा, हम लोग चलते हैं, तो वॉकिंग ऑफ मैन ना, ये दोनों में क्या डिफरेंसेज है तो देख रहे हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस, आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है दोनों का ही बराबर है, बिल्कुल एक जैसा है। देखो बेटा यहाँ पर आ जाओ, कमान। देखो, तो हमारा पैर जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ये पैर मेरा हवा में होता है, दूसरे पैर से हम प्रेस कर रहे होते हैं, दबाते हैं। मान लो कि हम जब प्रेस किए तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द फुट ऑन द ग्राउंड। पैर ने यह फोर्स लगाया बेटा, एफ कॉस थीटा इज हियर, जानते हो। एवरी एक्शन हैज सेम एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड normal force, the tendency of the normal force is that normal force is always perpendicular. Normal force is always perpendicular to the surface of contact. So this will be the direction of normal force. This will be the direction of normal force, and this will be the direction of normal force. Okay? अब जा देखना बेटा, यहाँ पर देखो, हो गया। अब ये देखिए, अब दोनों अलग अलग है। ये जो F है बेटा, ये F ग्राउंड पे लगा हुआ है F, तो F काश भी ग्राउंड पर है, और F साइन थीटा ग्राउंड के कॉन्टैक्ट सरफेस पर है, ध्यान देना। और F साइन थीटा कहाँ पर लगा है तो जानते हो कि F साइन थीटा कहाँ पर होता है, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। देखो बेटा, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी कि ये जहाँ पर होगा F साइन जस्ट अपोजिट, उसे बैलेंस करने के लिए FR होगा। हो गया। अब जब देखना, ये तो N हो गया, यहाँ क्या हुआ थीटा, ये क्या बना N कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बना, ये बना N साइन थीटा। अब देखो बेटा, अब इस व्यक्ति को कौन आगे बढ़ा रहा है, N साइन थीटा। देख रहे ना, कौन आगे बढ़ रहा है, N साइन थीटा। अब जब देखिएगा तो इस व्यक्ति के बॉडी पर क्या लगा, देखिएगा व्यक्ति के बॉडी पर क्या लगा बेटा, N साइन थीटा। ध्यान देना यार एंगल पर, N साइन थीटा, इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, अच्छा, और उसमें देखो ना, ये तो पैर, एक पैर हवा में है उसका, ठीक, और ये जो पैर है इसका, ये कहाँ पर है, यह प्रेस किए हुए ना, देखो ये प्रेस किए हुए ना, ये प्रेस किए हुए, तो ये ना ऐसे थोड़ा ये प्रेस किए हुए, देखो है ना, और ये पैर हवा में है, एक पैर इसका हवा में है, जैसे मान लो यहाँ उठाए हुए आगे बढ़ा रहा है, एक पैर ये, ठीक, देखो ये पैर ये है इसका, ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, हाँ ये, हाँ सरफेस, देखो ना ये, ठीक, हाँ थोड़ा, चल, हाँ ओके, फर्स्ट क्लास हो बेटा। तो चलो, ये है, हम लोग बस समझ लो स्पेशल पैर है। हाँ देखो बेटा, तो ये N साइन थीटा, यानी कि बॉडी पर क्या लग रहा है, N साइन थीटा। तो आगे कौन बढ़ाता है, N साइन थीटा। यदि थीटा का मान ज़्यादा हो तो क्या होगा, यानी कि व्यक्ति ज़्यादा इंक्लाइंड करे तब ना होगा थीटा ज़्यादा। ये थीटा ज़्यादा कैसे होगा, जब व्यक्ति और इंक्लाइन करेगा तब। इसीलिए देखते होंगे जो रेसर होते हैं, जो धावक होते हैं, वह हमेशा ही बिल्कुल आगे झुक करके शुरू में रहते, बिल्कुल ये एकदम झुके होते हैं, पैर तिरछा रहता है, ऐसे झुके होते हैं, होता है ना। इसीलिए
जो 100 मीटर की रेस में देखते होंगे, जो बाइक सवार होता है, तो बाइक सवार देखते होंगे मोड़ता है तो वर्टिकल से थीटा का मान बहुत ज़्यादा कर देता है ना, ज़्यादा इंक्लाइन करता है वर्टिकल से। वहाँ पर उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्यों? क्योंकि सर्कुलर टर्न ले लाता है उसको ना बेटा। और वही चीज़ यहाँ पर देखिए, थीटा का मान ज़्यादा होगा तो एन साइन मान का मान, यानी कि जो आगे मिलने वाला फोर्स बेटा उतना ही ज़्यादा होगा। थीटा का मान जितना ही ज़्यादा होगा, यानी कि पैर जितना ही उसका तिरछा होगा। तो देखिए ना बेटा, हाँ बेटा आ जाओ। हाँ बेटा आ जाओ, चलिए। खांसी आ गई बेटा? हाँ ओके कमान। तो चलो बेटा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग थे यहाँ पर, तो इस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लिए बेटा। थीटा का मान जितना ज़्यादा, एन साइन थीटा का मान उतना ही ज़्यादा ही इसको मिलेगा क्या? फोर्स मिलेगा आगे जाने के लिए। ओके चलिए अब आ जाओ और आगे बढ़ते बेटा। तो यहाँ पर क्लियर हो गए? हाँ आइए कुछ बातें और डिस्कस कर दूँ यहाँ पे बेटा, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलो बेटा आ जाइए। देखिए तो यहाँ पे, हाँ अब देखिए, तो सबसे पहला बात तो ये, अब यहाँ पे ध्यान क्या देना बेटा, सबसे पहला बात तो यह है कि बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं ना बेटा। यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा कि देखो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है रेस्ट में है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसमें है बेटा? यह रेस्ट में है। फ्रिक्शन की क्या रोल है? फ्रिक्शन का रोल क्या है? यदि फ्रिक्शन ना रहे तो क्या हो जाएगा? यदि यह फ्रिक्शन ना रहे तो क्या रोलिंग मोशन नहीं होगा? जल्दी बोलिए। हाँ, क्या फ्रिक्शन बहुत जरूरी है? क्या फ्रिक्शन मस्ट है? हाँ, अब आप जैसा 2-3 बातें नोट करिए बेटा। लिखिए कि एफ फॉर फ्रिक्शन इज मस्ट फॉर रोलिंग मोशन। फ्रिक्शन इज मस्ट फॉर रोलिंग मोशन। फ्रिक्शन रोलिंग के लिए बेटा मस्ट है। क्यों? अब सवाल है कि क्यों। अब चलिए, अब ये चीज बताइए, बिना टार्क का, बिना बल और घूर्ण का, बिना टार्क का बेटा रोटेशनल मोशन होगा नहीं। रोटेशनल फ्रिक्शन एफ आर मस्ट फॉर रोटेशनल मोशन टू मेक टॉर्क। टार्क बनाएगा कौन? अब वैसे ही देख लीजिए बेटा, जैसे मान लिया एक बॉल है या एक डिस्क है या एक रिंग है, कोई भी वस्तु है, आप उसको फर्श पे लुढ़का दिए, जमीन पे लुढ़का दिया, रोड पे लुढ़का दिए, कहीं लुढ़का दीजिए उसको, कर दिया बेटा। अब बताइए, केवल वहाँ पर आप अपने सोचिए, कितनी दमदार फिजिक्स होती है बेटा, कि खुद ही सोचिए कि आखिर वहाँ फोर्स है कौन? अभी तक रोटेशनल मोशन में हम लोग एक फोर्स लगाते थे, कहीं ना कहीं से लगता था,
तो जब फोर्स लगता था तब न जाकर के टार्क बला गुण बनता था। तब कहते कि टार्क बराबर आई अल्फा, टार्क बराबर आर गुणे एफ, कहते बोलते थे ना। टार्क बराबर क्या होता है? आर एफ। आर क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एफ अप्लाइड फोर्स, तब ना होता था। लेकिन यहाँ अभी बताइए, डिस्क हमने जमीन पे लुढ़का दिया, एक पहिया है जमीन पे लुढ़का दिया, तो लुढ़का दिया, चलिए भाई हमने एनर्जी दे दिया उसको, हम लुढ़काए उसको गिराए तो एनर्जी मिल गई उसको, कुछ पोटेंशियल हम कुछ हाथ में लिए थे, ऊंचाई पर था, पोटेंशियल एनर्जी थी, गिरा दिए तो काइनेटिक में कन्वर्ट होना ही है। तो काइनेटिक में कन्वर्ट होना है बेटा, तो वह रिजुरेखीय गति यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन भी तो केवल कर सकता था। वह रोटेट कौन किया? टार्क कौन बनाया? सोचिए सोचिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें। फिजिक्स कहाँ से शुरू होती है? फिजिक्स का चैप्टर, ये रोलिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? सोचिए, टार्क बनाया कौन? अब आपके पास वहाँ पर कौन कौन से फोर्स पहले प्रेजेंट है, पहले इसको देख लीजिए कि फोर्स कौन कौन से प्रेजेंट है। जल्दी सोचिए, दोनों फोर्स का नाम लिखिए, 2-3 फोर्स जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं उनका नाम लिखिए जल्दी से, तो कि वहाँ प्रेजेंट है कौन। हो गया बेटा, पहचान लिए? तो वहाँ मात्र 2 फोर्स प्रेजेंट है। कौन कौन? नंबर 1 mg, नंबर 2 Fr, मीन्स कि ये वेट, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। अब बताइए इसमें से टार्क कौन बनाएगा? ये 2 हैं ना बेटा, ये 2 हैं, एक तो mg है और एक Fr है। यह 2 हैं, एक तो mg है और एक Fr है, 2 हैं। ये दोनों में से, इन दोनों में से टार्क बनाएगा कौन? दोनों बनाएंगे या कोई एक बनाएगा? जल्दी बोलिए, दोनों बनाएंगे या कोई एक बनाएगा? हो गया भाई, क्योंकि बिना टार्क का रोटेशन होगा नहीं। बी श्योर, Fr मस्ट फॉर रोटेशनल मोशन। क्यों? टू मेक टार्क। टार्क नहीं यदि रहेगा तो रोटेशन कराएगा कौन? अब आप कहेंगे कि 2, अच्छा 2 के अलावा कोई तीसरा फोर्स तो वहाँ है नहीं, बिल्कुल क्लियर हो, 2 के अलावा कोई तीसरा है नहीं। अब चलो, अब देखो यह जो mg है ना, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन mg है ना, mg नेवर फॉर्म टार्क। mg कभी कहीं भी टार्क नहीं बनाता। हाँ, किस केस में बनाएगा? किस केस में बनाएगा? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन वस्तु के सेंटर ऑफ मास पर नहीं होगा तो हाँ बनाएगा। कहाँ नहीं बनाएगा? जहाँ पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक होंगी वहाँ नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आइए समझिए थोड़ा सा, देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लो, जैसे मान लो ये एक रॉड है और यहाँ एक्सिस यहाँ है, इसको छोड़ दिया जाए, यहाँ पर मान लीजिए कि वह फिक्स है, हिंग है ना बेटा, यहाँ पर किल लगी हुई है, एक्सिस यहाँ पर है, और यह एक रॉड है, सपोज करिए यह एक रॉड है, तो इसका mg कहाँ पर काम कर रहा है? mg सेंटर ऑफ मास पर काम कर रहा होगा बेटा। सेंटर ऑफ मास यहीं पर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पर होता है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले तो ये बात समझ लिया जाए। सेंटर ऑफ मास यानी कि किसी भी वस्तु के अंदर या बाहर वह बिंदु, जिस बिंदु पर उसका समस्त मास केंद्रित होता है उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं हिंदी में। तो सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच यू कैन कंसीडर दैट द टोटल मास ऑफ द बॉडी आर सिस्टम इज कंसंट्रेटेड, वेयर एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच यू कैन कंसीडर दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज एक्टिंग। तो जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है वस्तु का, यानी कि वस्तु का वेट कहाँ पर काम कर रहा होता है, उसका भार जिस बिंदु पर काम कर रहा होता है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हो।
और जहाँ पर सेंटर ऑफ मास यानी कि जहाँ पर द्रव्यमान केंद्र यानी कि जहाँ पर वस्तु का समस्त मास केंद्रित होता है उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इन जनरल जब वस्तुएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, इन जनरल बोथ पॉइंट लाइज एट द सेम पॉइंट, यानी कि दोनों चीज़ें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही बिंदु पर लाइज करती हैं। लेकिन इन द केस ऑफ द वास्ट, जैसे मैं कहूँ कि डेजर्ट, माउंटेन, ओशन, सी, रिवर या मैं कहूँ कि गैलेक्सी, तो ऐसे केस में बेटा जो वास्ट चीज़ें होती हैं, जो विशाल चीज़ें होती हैं, तो विशाल चीज़ों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज सम बिलो द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी नीचे रहती है। बड़े मैं कहूँ कि माउंटेन, तो माउंटेन के केस बेटा, किसी पहाड़ के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ मास, नॉट एट द सेंटर ऑफ मास। और कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के ऊपर नहीं हो सकती। जब भी रहेगा तो या तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक बिंदु पर रहेंगे, अदरवाइज सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के नीचे होगी। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, यह सेंटर ऑफ मास है। सिंपल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही है। तो mg यहाँ काम कर रहा है, तो ये इतना डिस्टेंस मिल गया, तो यहाँ पे टार्क बन गया ना बेटा, यहाँ पे टार्क बन गया। क्या ये डिस्टेंस मान लीजिए r है, जो कि L/2 होगा, तो L/2 इंटू mg यहाँ पर टार्क मिलेगा। यहाँ पर mg ने टार्क बनाया, क्यों? क्योंकि एक्सिस दूर है। लेकिन जनरल केसेज में एक्सिस से तो रॉड है, तो अच्छा, इन जनरल केसेस का मतलब क्या हुआ? जैसे सिमेट्रिक चीज़ें हैं, जैसे डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, इनमें क्या होगा? और ये सॉलिड सिलेंडर है, तो इनमें क्या होगा? ऐसे केसेज में बेटा, ऐसे जो सिमेट्रिक होती हैं, ऐसे केसेज में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही जगह पर होती है। तो वहाँ पर mg कभी भी टॉर्क का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इस अब केस में देखा जाए, अब हम लोग के केस में बेटा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखिए, इस केस में डिस्क के केस में कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। सेंटर ऑफ मास ये है बेटा, यानी कि ये डिस्क है। अलग फिगर समझा दो बेटा, देखो ये डिस्क है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब ये डिस्क है बेटा, अब डिस्क का सेंटर ये है ना, देखो बेटा, ये डिस्क का सेंटर ये है, मास इसका यहीं पर होगा m, तो mg कहाँ पर है? ये mg हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ये mg हो गया, होगा बेटा, ये होगा mg। नॉर्मल कहाँ पर है? ये है नॉर्मल, हुआ ना? नॉर्मल कहाँ पर बेटा? ये है नॉर्मल, ये है mg, सेंटर पे लग रहा है ना बेटा, तो ये है mg। देखो ये हो गया mg। क्या यह mg टार्क बनाएगा? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि r का मान ही इसमें 0 है। देखिए वही बिंदु है, वही बिंदु है, यही एक्सिस है। अब कहीं mg यहाँ होता तब टार्क बनता, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर है? mg तो उसी पर है। इसीलिए कहा जाता है कि सेंट्रल फोर्सेज नेवर फाउंड टॉर्क। आपको इसी साल नीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब आप इतना डीप में फिजिक्स जानेंगे बेटा, तब आपका जो है दमदार नंबर आने हैं फिजिक्स में। हाँ, आपको इतनी डीप में सब कुछ समझना है, जानना है, सीखना है, क्या, क्यों, कैसे, P100 फिजिक्स। ओके, चलो बेटा, तो देखो बातें समझ गया ना। तो अब एक लाइन लिख दीजिए कि सेंट्रल फोर्स कभी भी टॉर्क का फॉर्मेशन नहीं करता। एक लाइन लिखिए कि सेंट्रल फोर्स कभी भी टॉर्क का फॉर्मेशन नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि mg जो डायग्राम है बेटा, उसमें mg कभी भी टॉर्क का फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेंट्रल फोर्स मीन्स जानते हो कि वे फोर्सेज जो कंजर्वेटिव होते हैं, और जो कहीं पर भी सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा सकते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? उन्हें कहते हैं सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स की टेंडेंसी होती है कि वह सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। जनरली वे कंजर्वेटिव होते हैं। तो जब तो वे कंजर्वेटिव होते हैं और वह सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 1/r²। तो जो इनको फॉलो करता है इस इक्वेशन को, मीन्स द F प्रोपोर्शनल टू 1/r², दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रल फोर्स। तो 3 टेंडेंसी हो गई। नंबर 1 इसको फॉलो करता है, नंबर 2 सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और नंबर 3 क्या?
कभी भी टार्क का फॉर्मेशन नहीं करता है। ओके, और तो नंबर 1 F प्रोपोर्शनल 1/r², नंबर 2 कंजर्वेटिव होता है बेटा, क्लियर, और नंबर 3 क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। याद करो जल्दी जल्दी, मेन बात नोट कर लीजिए, यही सब तो क्वेश्चन बनते हैं बेटा थ्योरेटिकल, हो बेटा, तो इसको फॉलो करते हैं। तो वे जनरली देखो यह प्रोपोर्शनल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। व्हाट इज दिस, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्लियर। और जनरली ये क्या होता है बेटा, माइनस होता है। माइनस क्यों होता है, जैसे कूलॉम का फोर्स क्या सेंट्रल है, हाँ है, F प्रोपोर्शनल कूलॉम का फोर्स, F प्रोपोर्शनल 1/r²। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रल है, हाँ है, F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों फोर्स है, दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, है ना बेटा। ओके, लेकिन चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए अट्रैक्टिव होना जरूरी है, और अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा माइनस में लिखा जाता है बेटा, इसलिए हम पर माइनस लगा रहता है, क्लियर। तो जब मेन फोर्स का इक्वेशन लिखते हो तो वहाँ पर क्या लिख देते हो, वहाँ पर लिखते हो माइनस, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख दो बेटा F प्रोपोर्शनल 2r² होते हैं बेटा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए, चलो बेटा और आ जाओ, देखना इसका मतलब ये हुआ कि mg तो कर नहीं सकता, mg है सेंट्रल फोर्स, तो यह तो क्या करेगा, यह तो टार्क का फॉर्मेशन कर नहीं सकता, तो बचा कौन, Fr। तो Fr का काम क्या है बेटा, टार्क का फॉर्मेशन करना। यदि Fr न रहे तो टार्क का फॉर्मेशन करेगा कौन, बात समझ में आए। यदि ये फार्मर है तो टार्क का फॉर्मेशन करेगा कौन, अब श्योर हो गए। तो अब देखो बेटा, तो F, अच्छा, और टार्क एक्चुअली किसको चाहिए, तो टार्क रोटेशनल मोशन को चाहिए। क्यों, कि टार्क हैज टर्निंग इफेक्ट, टार्क हैज टर्निंग इफेक्ट। जब तक टार्क बनेगा नहीं तब तक बॉडी घूमेगी नहीं, रोटेट करेगी नहीं, घूर्णन करेगी नहीं। तो घूर्णन करने के लिए यानी कि अपने अक्ष पर अक्ष के परितः यानी कि एक्सिस के परितः यानी कि उसके अबाउट घूमने के लिए टार्क मस्ट है। और टार्क बनेगा कहाँ से, सवाल है टार्क बनेगा कहाँ से, बस तो यही सोचना था बेटा कि यहाँ पर कोई भी वस्तु, अब चाहे वो सिलेंडर ले लो, चाहे यहाँ पर बाल ले लो, चाहे हॉलो स्फीयर ले लो, कुछ भी ले लो बेटा, या चाहे रॉड ले लो, कुछ भी ले लो, तो यहाँ पर वह रोल कर रहा है सरफेस पर फ्री रूप से, तो उसको टार्क कौन दे रहा है, तो टार्क फ्रिक्शन मस्ट टू फाउंड टार्क, यानी फ्रिक्शन का मेन रोल क्या हुआ, टार्क का फॉर्मेशन। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ अब चलिए हो गया। हाँ चलो बेटा आ जाओ। अब सवाल यह है फिर कि यहाँ पर ये किसकी दिशा हो गई, Fr की दिशा हो गई। ये तो अभी अभी देखे हैं हम लोग, ये था F और ये क्या था, F cos थीटा था। यह अप्लाइड फोर्स ना, इसके द्वारा जो भी फोर्स लगाया हुआ है वो F है। हो गया बेटा, चलो आ जाओ और देखते हैं। हाँ बेटा चलिए अब आ जाओ आगे। तो अब सवाल ये है कि फ्रिक्शन फोर्स का, यानी कि फ्रिक्शन क्या यहाँ टार्क का फॉर्मेशन कर रहा है, फ्रिक्शन मस्ट फार। हाँ याद करो, यही आना है, नोट कर लो, वहीं पर डेटा अच्छा डाल दो, वहाँ पर नोट कर लो, नोट करो वहाँ पर, क्या यही आना है, यहाँ से आएगा, सस्टेन रीजन बन करके आएगा ये सब। चलो अब या देखना वहाँ पर तो फ्रिक्शन। अब सवाल ये मैं केवल इतना पूछ दूँ आपसे कि जब कोई बॉडी फ्री रूप से रोल कर रही होती है तो फ्रिक्शन किधर लगता है, 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद में ना रोलिंग मोशन में लोगों को फ्रिक्शन की दिशा सही से मालूम नहीं होती है। और यही फैक्ट है, यही हकीकत है, हकीकत है यही। अभी आएगा इंक्लाइन प्लेन, कोई रिंग है वह रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन किधर है, या नीचे ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर है। 4 साल 5 साल तक तैयारी करने के बाद भी फ्रिक्शन की दिशा लोग समझ में जाती है। सब लोग खाली बस 2-4 क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी में जाते ही नहीं, थ्योरी आते ही नहीं, कंसेप्ट यानी कि कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता बेटा। और जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर रट्टा मारने से कोई काम होने वाला नहीं है ना, ज़बरदस्त पढ़ाई करनी है। फिलहाल ओके कमान। तो Fr, अब आप देखो बेटा, तो यह जब यह रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन की दिशा किधर है, देखिए F sin थीटा एक कंपोनेंट है, F sin थीटा लगाए हुए फोर्स के द्वारा F एक कंपोनेंट है इसका F sin थीटा, इसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है, Fr कर रहा है, इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है Fr, क्लियर। अब Fr देखिए F sin थीटा को बैलेंस किया Fr,
मीन्स कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिग्मा एफ कहाँ पर, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो नेट फोर्स सिग्मा कितना हुआ, तो देख रहे हैं कि सिग्मा एफ बराबर जो है एफ नेट ना बराबर क्या हो गया, 0। नेट फोर्स 0, क्यों, ये दोनों बराबर होंगे, एफ साइन थीटा बराबर एफ आर। और जानते हैं कि एफ आर कभी भी एफ साइन थीटा से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो हमेशा ही टेंडेंसी होती है कि एफ आर मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो एफ आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा एफ आर मैक्स बराबर हो सकता है एफ साइन थीटा। मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। तो जब यह होगा ना, देखिए जब यह कंडीशन लागू होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं, पक्का होगा, शेयर होगा। देखिए 0 होगा, क्यों, बॉडी जिधर जा रही है यदि हम उसको प्लस इस डायरेक्शन में बेटा, तो एफ आर माइनस एफ साइन थीटा शुड भी 0 होना चाहिए ना। तो एफ आर की वैल्यू हर हाल में किसके बराबर होना चाहिए, एफ साइन थीटा होना चाहिए ना। तो दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। दिस इज द कंडीशन फॉर, तो आप कहेंगे कि दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के लिए दिस इज द कंडीशन। या प्योर रोलिंग के मीन्स कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर फोर्स 0 होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी 0। तो जब यहाँ पर नेट फोर्स 0 है बेटा, जब नेट फोर्स 0 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, जब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं तो नेट 0 हो गया। तो जब नेट 0 हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स का रोल क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स का रोल क्या हुआ बेटा, केवल फ्रिक्शन फोर्स है, इसको बैलेंस किए हुए है। अब चूंकि यह रेडियस है आर और फ्रिक्शन फोर्स है एफ आर, और ये नहीं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन सरफेस पर लग रहा है बेटा, दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस पर, और ये लग रहा है बैक साइड में जो जिसको एफ आर बैलेंस किए हुए। सपोज करो कि यदि अचानक, जैसे मान लीजिए कि यह रोल कर रहा है और अचानक फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन कम का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन कम का मतलब क्या बेटा, फ्रिक्शन कम का मतलब हुआ कि जैसे आयलिश सरफेस आ गया, तो देखेंगे कि यह जो डिस्क है या जो बॉल है, जो भी वस्तु है यह, तो यह तुरंत ही क्या कर जाएगा, वहाँ स्लिप कर जाएगा। क्यों स्लिप कर जाएगा, इसलिए स्लिप कर जाएगा बेटा, देखिएगा, इसलिए स्लिप कर जाएगा कि इधर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा कम, बैलेंस रहा नहीं। जो प्योर रोलिंग का कंडीशन है वो फुलफिल हुआ नहीं, तो जब फुलफिल होगा नहीं तो ये पड़ गया कम, ऑयली सरफेस आ गया तो ये पड़ गया कम, एफ आर हो गया कम, तो एफ साइन थीटा हो गया ज़्यादा, और एफ साइन थीटा हो गया ज़्यादा तो इस बॉडी पर एफ साइन थीटा ज़्यादा लग गया, ये पीछे स्लाइड कर गया तेज़ी से। तो जब अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट में नहीं रहा, इसी को कहते हैं कि स्लिप करके गिर जाना। हम स्लिप कर गया, यानी कि पैर जो मेरा रेस्ट में होना चाहिए था बेटा, अब वो मोशन में आ गया। जब आप चलते हैं, जब एक पैर हवा में होता है तो दूसरा पैर यदि मोशन में आ जाए उसमें क्या होगा, सोचिए, करके देख लीजिए। हाँ चलिए करिए, एक पैर अपना हवा उठाइए और दूसरे को स्लाइड करिए पीछे, तो करो ना, चलिए करिए। हाँ समझना, फिजिक्स पढ़ना तो सब प्रैक्टिकल करिए। चलिए उठाइए, पैर बायां उठाइए, हाँ खड़े हो जाइए, पहले आइए फर्श पे आइए, हाँ हो गए। चलिए अब पैर बायां ऊपर उठाइए, उठा दिया, दाएं पैर को क्या करिए, मोशन में ला दीजिए, किधर, पीछे स्लिप करा दीजिए, हाँ तो ये स्लिप करा दीजिए, क्या हुआ देखें, बस वही चीज़ एकदम वही है। माउथ के बल पर गिर गए होंगे, 1-2 दांत बाहर आ गए। हाँ तो बिल्कुल यही होना है ना बेटा, बिल्कुल यही होना। ये भी क्या कर जाएगा, पीछे चला जाएगा, तेजी से रोल कर जाएगा, यानी कि बेमोशन में आ जाएगा। तो हर हाल में प्योर कहा जाता है कि प्योर रोलिंग मतलब ही होता है कि यह परमानेंट रेस्ट में रहे, यह बिंदु परमानेंट रेस्ट में रहे। ओके फैंटास्टिक। अब चलिए देखो बेटा, अब इसके बाद क्या हुआ, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस किए हुए है, एफ कॉस थीटा को, देखे ना, एन कॉस थीटा बैलेंस किए हुए किसको,
एफ कॉस थीटा को बैलेंस किए हुए। एन क्या है? अप्लाइड नॉर्मल, अप्लाइड नॉर्मल। थीटा दोनों बराबर हैं, यानी कि एन बराबर क्या बेटा? देखो एन बराबर क्या है? एन बराबर एफ है, साफ साफ दिख रहा है, एन बराबर एफ है ना, दोनों बैलेंस किए हुए। देखो बेटा, तो जो एफ है यानी कि जो फोर्स लगाया गया वो दोनों नॉर्मल, ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो बॉडी को वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी रहना है और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम रहना है, तब जाकर के वो प्योर रोलिंग मोशन कहलाएगा। अब आ जाओ, आगे बढ़े जाए, ध्यान से बातें क्लियर करा दिया, सब कुछ हो गया हम लोगों का। अब सवाल ये है, चलो बेटा, हाँ ये तो रोल हम समझा रहे थे फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन अब यहाँ पे देखिए, फ्रिक्शन टार्क बनाएगा बेटा। आर कहाँ पर है? दिस इज द टार्क आर, दिस इज द आर। देखो बेटा, ये है डिस्टेंस आर, एफ आर का एफ ये कहाँ है? यहाँ पर। मैं कहूँ कि यह बिंदु का ना, इस बिंदु का कोई नाम दे दूँ और इस बिंदु का कोई नाम दे दूँ, मैं इसे कह दूँ P2 और सेंटर को कह दूँ P1, तो टार्क आप कैसे बनाओगे? ध्यान देना बेटा, आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। टार्क बराबर क्या होगा? P2 माइनस P1, पीछे मैं बता चुका हूँ बेटा, पीछे वीडियो में, P2 माइनस P1 इंटू क्या करोगे? इंटू एफ आर करोगे। P2 माइनस P1 मीन्स क्या हुआ? देखना, P2 माइनस P1 मीन्स x2 माइनस x1, टार्क का वेक्टर लगा दो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस चलो और आगे बोलो, z2 माइनस z1 के कैप, हो गया बेटा, इनटू क्रॉस क्रॉस क्या? f। तो दिस इज द टॉर्क ना। देखो ये है टॉर्क। यहाँ पे टॉर्क कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर टॉर्क किसे बना? तो टॉर्क बराबर जनरल फार्मूला जानते हो टॉर्क का, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ये है टॉर्क। देखो अब आर का मान कैसे निकालोगे? बिंदु दिया होगा, तो यह होगा तुम्हारा P2 और ये होगा P1। ध्यान देना, जहाँ पर फोर्स होता है उसको हमेशा P2 मानते हैं, जहाँ पर सेंटर होता है उसको हमेशा P1 मानते हैं। तो यदि यह बिंदु, जैसे मान लो कि यदि यह बिंदु तुम्हारा 0 है, ओरिजिन है, 0 0 0 है, तो यदि यह बिंदु 0 0 0 है बेटा, तो देखो कैसे लिखा गया है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, जे कैप हो गया बेटा, z2 माइनस z1 के कैप क्रॉस, यानी कि वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो दिस इज द आइडिया टू फॉर्म द टॉर्क, टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द टॉर्क। टॉर्क कैसे बनाओगे? अब टॉर्क का डायरेक्शन जानते हो? जानते हो बेटा? देखो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको यह एक वेक्टर मिला, यह एक वेक्टर मिला बेटा, ये मिला, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू आर, दिस इज ए वेक्टर आर, दिस इज ए वेक्टर आर, मिला। टॉर्क बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, पक्का? आओ चलो देखो, अब जानते हो कि हमेशा जो टॉर्क होता है, हमेशा जो टॉर्क होता है दैट इज ना, जो हमेशा टॉर्क होता है बेटा, तो जो हमेशा टॉर्क होता है वह इन दोनों के, यानी कि तो क्रॉस प्रोडक्ट है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क होगा कहाँ? आर और एफ जिस प्लेन में होंगे, आर और एफ जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अब टॉर्क है कहाँ? वेरी फैंटास्टिक, ये एक बेटा आर यहाँ और एफ है यहाँ, आर क्रॉस एफ ना, देखो बेटा आर क्रॉस एफ, देख रहे हैं बेटा, ये है हमारा आर, ये है एफ, आर क्रॉस एफ, इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि एक्सिस यहाँ पर, क्लियर? एक्सिस यहाँ पर बेटा होगा। देखो अब देखो बेटा, ये आर, ये एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस है, ये है आर, ये है एफ। तो यदि यहाँ से मैं कहूँ कि यह दिशा जे है, देखो बेटा ध्यान देना, ये है जे प्लस, ये है कौन सा? ये है आई एक्स प्लस, तो जे प्लस, तो जे क्रॉस आई बराबर क्या होता है बेटा? जे क्रॉस आई। कैसे चल रहे हो? ध्यान देना, देख लो, आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालते हो तो तीनों लिख दिया जाता है। यहाँ पर लिख दो आई, यहाँ पर लिख दीजिए जे, यहाँ पर लिख दो के। चलिए अब बढ़िए, तो आई क्रॉस जे, जब आई क्रॉस जे बोलोगे ना बेटा, आई क्रॉस जे, ध्यान देना, आई क्रॉस जे बराबर के होता है ना, बराबर के हो गया।
जे क्रॉस के बराबर घड़ी के चलने की दिशा में चला जाता है, जे क्रॉस के बराबर आई हो गया, के क्रॉस आई बराबर जे हो गया। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जे क्रॉस आई। अब देखो ना, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है बेटा, जे क्रॉस आई बराबर क्या, माइनस के जेड हमारा इधर है ना, इधर हमारा जेड है बेटा अंदर, यानी कि टार्क कहाँ पे लगा हुआ है, इनसाइड, टार्क लगा बेटा इनसाइड दिस ब्लैक बोर्ड, इनसाइड। देखो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई कैप बराबर माइनस के, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टार्क, मीन्स टार्क इज वेयर, तो टार्क इज इनसाइड द ब्लैक बोर्ड। पक्का, क्या पढ़ा बेटा, तो कैसे टार्क बनता है, P100 फिजिक्स, ओके फैंटास्टिक। देखो टार्क कैसे बनता है, इसका रोल क्या है, इसका रोल है F का फ्रिक्शन का है, इसी टार्क का फार्म, यही टार्क ही क्या करता है, टार्क ही बॉडी को रोटेट कराता है, घूर्णन गति कराता है। अब चलो अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं, 2 बार बता चुका, पिछले वीडियो में भी मैं इसको डिस्कस किया था, और यहाँ पर हाँ थोड़ा सा यहाँ पर डीप में पूरा हो गया, ज़बरदस्त। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, 2 मिनट ज़्यादा लग जाए बेटा टाइम, लेकिन आपको बहुत ही क्लियर कट आना चाहिए, कोई वहाँ कन्फ्यूजन ना रहे। कैसे निकालोगे टार्क, यहाँ पर टार्क फ्रिक्शन फोर्स टार्क बनाता है, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, आओ चलो देखो। हाँ, अब अगली बात यह है बेटा कि तो देख रहे हैं ना कि हम लोग की वॉकिंग, हम लोग का चलना और यहाँ पर बॉडी का रोलिंग करना, तो जब मैं इतना ही केवल आपसे पूछता हूँ कि जब हम चलते हैं तो हमारे पैर पर फ्रिक्शन किधर लगता है, हाँ कितने लोगों की हालत खराब हो जाएगी। हम लोग जब चल रहे होते हैं तो फ्रिक्शन पैर पर किधर लगता है, इतने में ही हालत खराब हो जाती है। यही है रियलिटी फिजिक्स की, है ना। तो अभी अभी देखे हैं हम लोग, दोनों बातें बताया बेटा, आप अब आपसे गलती तो होनी नहीं है। जब हम चलते बेटा तो अभी दिखाया हूँ फ्रिक्शन किधर लगता है, फ्रिक्शन आगे लगता है। जब हम चल रहे होते हैं तो पैर पर, हमारे पैर पर, जो पैर हमारा ग्राउंड पर उस समय रहता है ना बेटा, जो पैर हमारा उस समय ग्राउंड पर रहता है बेटा, जो पैर मेरा उस समय ग्राउंड पर रहता है, तो उस पर 2 फोर्स काम कर रहे होते हैं। एक बैक साइड में देखे हैं अभी आप क्या आया था, F sin थीटा आया था, और एक देखे हैं फ्रिक्शन FR आया था हॉरिजॉन्टल में ना, यहाँ पर FR, हाँ बेटा यहाँ सामने है अभी, देखो बेटा यहाँ पर FR क्या था, F है, ये देखो बेटा ये क्या था, F sin थीटा। तो F sin थीटा पैर पर पीछे लग रहा होता है और जस्ट उसको बैलेंस करा होता है, FR फ्रिक्शन बैलेंस करा होता है। जब फ्रिक्शन नहीं होता है, यदि यह FR कहीं पर कम पड़ जाए तो हमको F sin थीटा क्या करेगा, पीछे खींच देगा, पैर हमारा पीछे खिसक जाएगा, मैं गिर जाऊंगा आगे के बल पे, आगे माउथ के बल गिर जाएंगे ना। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी होता है बेटा, पूरा एक्सप्लेन हो गया। तो जब हम चल रहे होते हैं ड्यूरिंग द वॉकिंग, पैर पर मेरे फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे। जब बॉडी रोल कर रही होती है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होता है, आगे। ओके फैंटास्टिक, कभी ना भूलिएगा। इंक्लाइन प्लेन अभी बाद में लूँगा। हाँ पहले आ जाओ, सिंपल बातें समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसा देखना, अब क्वेश्चन यह है, नाउ द क्वेश्चन कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन, चलो भाई, तो वर्क डन और या लॉस ऑफ एनर्जी, या लॉस ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन इन रोलिंग, लॉस ऑफ एनर्जी या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन द रोलिंग के मोशन। तो चलो बेटा क्या होगा, अब जानते हैं कि रोलिंग मोशन बेटा ना, रोलिंग मोशन में यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब रेस्ट में है तो वर्क डन तभी होता है जब या तो बॉडी को मोशन में होना चाहिए, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो जब रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं तो वर्क डन कहाँ से होगा। तो यह पॉइंट तो रेस्ट में रहा, इसलिए वर्क डन नहीं होता। तो आप कहेंगे वर्क डन इक्वल टू 0, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। और एसोसिएशन रीजन का इक्वेशन है
एसेसरी रीजन का इक्वेशन है और वहाँ पर बताना है रीजन भी, तो कहेंगे नो लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज लिख देंगे एक लाइन ना बेटा। मेन कारण क्या है? बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इन रेस्ट, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इन रेस्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसमें बेटा? रेस्ट में। इस वजह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो फ्रिक्शन इज मस्ट टू फॉर्म द टॉर्क, बट देयर सिंस फ्रिक्शन इज डिसिपेटिव फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन का नेचर ही ऐसा है कि वो एनर्जी का लॉस कराता है। फ्रिक्शन का नेचर ऐसा है कि वो एनर्जी का लॉस कराता है, लेकिन रोलिंग मोशन में किसी भी एनर्जी का, किसी भी टाइप की एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक थियरी ऑफ द रोलिंग। ओके, कम ऑन। चलो बेटा, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन। चलिए अब हेडिंग डाल दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो अभी तो मैं बताया टॉर्क रोलिंग संभव कैसे होता है, उसका हम लोग बेसिक देखे हैं। अब हम लोग चल रहे हैं एनर्जी पर। चलिए बेटा, तो आ जाओ एनर्जी पर चलते हैं। तो लिख दीजिए कि एनर्जी इन द रोलिंग मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी लिखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। ओके, ये हम लोग जानते हैं बेटा कि काइनेटिक एनर्जी ना ऑफ रोलिंग बराबर हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। पक्का होना है, क्यों? क्योंकि अरे भाई सीधी सी बात है, ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी अलग होती है अपनी, रोटेशनल की एनर्जी अलग होती है, और यह दोनों का बोला गया है पहले ही कि दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट। तो दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट तो होना ही है। तो चलो भाई आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बराबर कितना बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल हाउ मच? हाफ mv स्क्वायर जानते हो, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ये भी पक्का जानते हो, हाफ। हाँ, पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज द आई? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, पक्का। अब ये हो गया बेटा, दिस इज द एनर्जी। इसको देखिए, मेन इक्वेशन तो यही है बेटा, मेन इक्वेशन यही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मेन इक्वेशन यही है। Now you can change this I in the form of the mr, ना? You can change this. तो kinetic energy of rolling, you can write this half mv square plus in general moment of inertia of any body you can write mk square. तो half m k square प्लस, सपोज करिए कि कोई भी वस्तु है तो उसकी जो ओमेगा होता है बेटा v बाई आर ले सकते हो ना, v बराबर आर ओमेगा, जहाँ पे आर उसका रेडियस है। तो सिंस यू कैन राइट दिस ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, देयरफॉर यू कैन चेंज दिस ओमेगा इक्वल टू बी रिटन v बाई आर। तो v स्क्वायर बाई हाफ mv स्क्वायर इंटू है ना बेटा। हाँ चलो बेटा, ये देखो हाफ आई बराबर एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा मीन्स v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जा देखना, हाफ mv स्क्वायर और हाफ mv स्क्वायर, बस मैजिक है सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला भी। देखो अब हाफ mv स्क्वायर बाहर ले लो, तो हाफ mv स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए, हाफ mv स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, ले लिया? हाँ चलो, हाफ mv स्क्वायर को बाहर ले लिए। तो जब बाहर ले लेंगे तो मिलेगा क्या? 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मिलेगा। देखिए 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मिलेगा। हाफ mv स्क्वायर बाहर लिया तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मिल गया। अब बहुत ही दमदार बात, यहाँ तक जल्दी से नोट करिए तो मैं आगे बोलूँ। हाँ जल्दी करिए।
हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हाँ जल्दी करिए, नोट हो गया सबका, हटा दो ऊपर। चलिए अब आइए देखो, हाँ अब बेटा चलिए देखिए, अब कितना सिंपल है सब कुछ, बहुत ही आसान है सब कुछ ना बेटा, बहुत आसान है, बस अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। चलो बेटा आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें अब यहाँ बताने जा रहा हूँ। हाँ बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप देखते ही इंसान मार दोगे बेटा ना। वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, फर्स्ट क्लास का नोट्स बनाइएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। यह जो इतना है बेटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अलग से लिखो तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, लिखो बेटा अलग से तो इसको जल्दी से। हाँ लिखो इतना 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जल्दी लिखो, लिख दिया बेटा। हाँ अब सीखना, अच्छी तरह से सीखना बेटा। इसको कहते हैं बीटा, इतने को ना बेटा इसको बीटा बोलते हैं। हाँ बेटा बीटा बोलते हैं, हाँ ठीक, इसको बीटा बोलते बेटा इतने को। अब कहोगे सर ये क्या है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हाँ अब जा देखना, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर क्या बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ एम आर स्क्वायर इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोफिशिएंट ऑफ एम आर स्क्वायर इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी फैंटास्टिक। मीन्स क्या, दूसरे शब्दों में कह सकते हो क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी वेरी फैंटास्टिक। यानी कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बहुत ही मस्त चीज अब यहाँ से आने जा रहा है, देखना। अब देखो बेटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये इतना, तो यदि इसकी वैल्यू ले लिया जाए, यदि इसकी वैल्यू ले लिया जाए, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल देख लो, रिंग एम आर स्क्वायर, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द एम आर स्क्वायर, यानी कि एम आर स्क्वायर के पहले जो होगा वही होगा, यहाँ पर जो रहेगा वही न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसी को कोफिशिएंट बोलते हो ना बेटा, कोफिशिएंट वही ना होगा। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मीन्स 1। तो रिंग के लिए कितना हुआ, रिंग के लिए देखो बेटा, रिंग के लिए, तो रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर हुआ 1। पक्का, देखो कितना मस्त है सब। तो बीटा रिंग का कितना हुआ बेटा, बीटा रिंग कितना हुआ, देखो 1 तो पहले से फार्मूले में है, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 1 है, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। 1 प्लस 1 2 ही होता ना, हाँ नहीं बेटा 1 प्लस 1 बराबर 2 ना बेटा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। फैंटास्टिक, हो गया 1 प्लस 1 बराबर 2। तो ये बीटा, क्या बीटा किसका, रिंग का। तो एक बात तो पक्का हो गया, फाइनल हुआ कि बीटा रिंग का हो गया 2। अब जैसा देखना बीटा पर, यदि आपने सबका बीटा सीख लिया फटाफट, तो अभी देखो सवाल न्यूमेरिकल्स कैसे लगेंगे। अभी जादू होगा, जादू, हाँ जादू, वही जादू, मैजिक होगा बेटा। बड़े बड़े क्वेश्चंस को ऐसे यूं ही देखते मार दोगे, बस जैसे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी इधर उधर नहीं, वैसे ही करते चले जाओ। यदि 5 साल 6 साल 7 साल घुरचना है तो कोचिंग में जाके गैरू गैरू टीचर से पढ़ो ना बेटा। 5 साल 6 साल 7 साल यदि इसी में रखना है तो गैरू गैरू लोगों से जाके पढ़ो, ठीक। यहाँ पर 2000 से अधिक डॉक्टर, 22 साल का एक्सपीरियंस, और कभी ऑनलाइन में नहीं पढ़ा बेटा, हमेशा ऑफलाइन में फुल क्लास
ना। और ऑफलाइन में फीस हुआ करती थी अभी तक कोरोना के पहले बेटा 30,000 30,000 रुपये केवल एक विषय इंडिविजुअल की फीस एसडीपी सर से लोग पूरे शहर के बच्चे और दूसरे कोचिंग्स के भी बच्चे सब लोग पढ़ते थे। ये सभी स्टूडेंट हमारे जानते हैं जो इस समय हमको देख रहे हैं और जो मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं, जानते बेटा। और यू आर हाउ मच लकी कि वो चीज़ वह कोर्स जो 30,000 रुपये में बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास में 1.5 घंटे 2 घंटे की तो हमारी जनरली 2 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे पढ़ते बेटा पर डे, तो वह चीज़ तुम मुफ्त पा रहे हो ना, पा रहे हो। हाँ, लेकिन तो जानते हो जब चीज़ें मुफ्त मिलती हैं तो उसकी कद्र बड़ा कम होती है। जब चीज़ें मुफ्त मिलती हैं तो उसकी कद्र, मुझे पता है कि जब चीज़ें मुफ्त मिलती हैं तो कद्र कम होता है। यहाँ तक कि जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो ना। हाँ, क्या करोगे, ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन हम किसी एक के लिए नहीं पा रहे हैं, हम किसी एक के लिए तो कर नहीं रहे बेटा। मैं तो कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाना मेरा पैशन है ना, मैं उसी के लिए हूँ। तो मैं यहाँ उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ना दूर दूर बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं, रियल बच्चे हैं, जेन्युइन बच्चे हैं, जो चाहते हैं। मैं तो पूरी फिजिक्स लेके चला जाऊँगा, फ़ायदा क्या होगा तो इसलिए समाज को दे रहा हूँ। तो ये समाज को देने के लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है कि जब 40,000 रुपये जमा करना पड़ता है इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। जब फ्री मिलता है तो चीज़ें थोड़ा कम मज़ा आती है। क्यों? क्या तो भाई अनुभव है ना पढ़ाने का। 22 साल से मैं बच्चों के बीच में रहा हूँ और अभी भी हूँ, प्रेजेंट टाइम में भी पढ़ा रहा हूँ बेटा। ऑफलाइन क्लासेज अभी भी चलती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, जैसे मान लो कि उड़ीसा का कोई बच्चा है और वो पढ़ना चाहता है फिजिक्स, या तमिलनाडु का वो पढ़ना चाहता है फिजिक्स, या राजस्थान का, कश्मीर का वो पढ़ना चाहता है फिजिक्स, और वह पैसे नहीं पे कर सकता तो कैसे पढ़ेगा? तो किसी एरू गैरू से पढ़ेगा। तो जब कोटा तक के कोटा के भी बच्चे सारे यही कहते हैं कि एसडीपी सर एसडीपी सर एसडीपी सर ना बेटा, तो फिर ये सबको मिले हैं, कोटा वासियों को भी मिले, दिल्ली वाले को भी मिले, चेन्नई मद्रास वालों को भी मिले, कलकत्ता वाले को भी मिले और अहमदाबाद वाले को भी मिले, सबको मिले। इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो आपका काम क्या है? मस्ती से पढ़िए, ज़बरदस्त पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को बताइए, करवाइए। ये आपका काम है ना। तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे तो हाँ पैशन है, ईमानदारी से ज़बरदस्त आपको देना है, इससे बेस्ट, इससे अच्छा इंडिया में कोई दे ना सके। ये मेरी कोशिश है और इसमें जानते हैं कोशिश का मूल्यांकन दूसरा कोई करता है। तो इसमें कितना सफल होते हैं ये समय बताएगा, ये आप बताएंगे। फिर आप ओके कमान। हाँ बेटा चलो, तो यह क्या हो देख रहे थे हम लोग, रिंग। तो बीटा रिंग का कितना हो गया? 2। अब आपका काम है सबका लिस्ट बना दीजिए कि बीटा किसका कितना है। और केवल बीटा सीखने से, केवल बीटा यदि आपको पता है सबका, न्यूमेरिकल फटाफट आंसर आएंगे। कैसे? बस हाथ कंगन को वारसी क्या, तुरंत अभी आने वाला है, देखो। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हो गया। चलो अब यहाँ पर ना देखो, अब अच्छी तरह से सीख लो। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या बेटा? कोफिशिएंट ऑफ द एम आर स्क्वायर इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी किसी भी वस्तु की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उसमें एम आर स्क्वायर के पहले जो भी लिखा होगा, जैसे लिखा है हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ 1/2 क्या हो गया? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ द एम आर स्क्वायर इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी दूसरे शब्दों में क्या होता है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ किसी भी वस्तु की मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC जितनी होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, यानी एम आर स्क्वायर के पहले जो होता है उसी को कहते हैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। याद करो, जल्दी से नोट करो। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ द एम आर स्क्वायर, जल्दी नोट करो। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी नोट करो। कर लिया? आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया हूँ, रिंग। तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एम आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ नहीं मीन्स 1, कुछ नहीं मीन्स 1 हो गया। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1।
तो बीटा रिंग का कितना हुआ बेटा, बीटा बराबर सामने है देखो 1 पहले से फार्मूले में है, k² की वैल्यू पुट कर देना, बीटा निकाल देना, उसका बीटा निकाल लोगे ना तो बीटा हो गया इसका। अब चलो, हाँ सवाल तो मेरा ये था कि हम लोग तो निकाल रहे थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, तो वह कितना हुआ भाई। चलिए आ जाइए, देखिए बीटा निकालना सब लोग सीख लिए है ना। चलो अब जा देखना भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बराबर कितना, हाफ mv² ब्रैकेट में क्या किया 1 + k² मीन्स बीटा। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके, तो ये हमेशा के लिए, हाँ बेटा ये हमेशा के लिए। बस अब आपके पास एक फार्मूला हो गया, किसी का भी आपके एग्जाम में तो केवल यही आया हुआ कि डिस्क की काइनेटिक एनर्जी रोल करते समय कितनी होती है। टाइम लगेगा कुछ भी, 1 सेकेंड। देखिए हाफ mv² इंटू बीटा। अब आपको बीटा सबका कैसे निकालना है, चलिए अभी सब बाकी चीज़ें हटा दे बेटा, देख लो एक बार फिर से। तो चलो हटा दें, अभी सबको की जरूरत नहीं है। देखो हाँ बेटा आ जाओ देखना, अब यहीं पे ले लीजिए। चलो अब जैसे मान लीजिए, ये तो हमेशा करोगे बेटा, ये जनरल फार्मूला हो गया, ये जनरल फार्मूला। रेड पेन से घेरो, रेड पेन से लिखो जल्दी से। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन हाफ mv² इंटू बीटा। बीटा सबका अलग अलग होगा, हाफ mv² तो सब में रहेगा। वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ना। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी। बीटा सबका अलग अलग होगा, डिस्क का अलग, सिलेंडर का अलग, रॉड का अलग, स्फीयर का अलग। स्फीयर में सॉलिड है कि हॉलो है चेक करोगे। चलो आ जाओ, अब जरा बताना तो, जो सामने है मैं कहूँ कि न, चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हाँ बोलो आंसर बोलो अब, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग रिंग, आंसर बोलो, रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। जल्दी बोलो तो आंसर, काइनेटिक एनर्जी, हाँ जल्दी बोलिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग का बोलो क्या हुआ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग रिंग, कोई रिंग है वो रोल कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जल्दी बोलिए आप। अरे सामने है, हाँ कैसे मारना है आंसर देखना। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग, कौन सी चीज़ है, रिंग है, लिख दो रिंग है, बराबर कितना, हाफ mv²। तो हाफ mv² होगा बेटा। अब देखना बीटा, रिंग का बीटा भी निकाले हो, देखो बीटा 2 है, बस यहाँ वैल्यू पुट कर देना, जो भी रहे उसका मान रख देना। देखो बेटा कैंसिल हुआ, अब बराबर कितना हुआ mv²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग रिंग इज mv²। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। अब चलो देखना, अब आगे आ जाओ, हो गया, बहुत ही अच्छे। चलो अब अगला क्वेश्चन बोलो तो, हाँ अब आगे जाओ। चलो अब मैं कहूँ आपसे, हाँ जल्दी आंसर बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग डिस्क, पहला, दूसरा सॉलिड स्फीयर। हाँ अब बोलिए आंसर, चलिए पहला आ जाइए, देखिए मैं बता रहा हूँ। हाँ निकालो जल्दी, अपने निकालो, हाँ अपने ही निकालो, करो जल्दी करो, जल्दी करो, हाँ बेटा जल्दी करो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग डिस्क निकाली दीजिए जल्दी से। हो गया, मैं करूं, चलो आजा देखो बेटा, अब आंसर मिला लो। पहला कौन सा, डिस्क, तो
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग कौन सी वस्तु है, डिस्क, कितना हुआ तो जानते हो, हाफ mv² इंटू, अब हमको चाहिए बीटा, बीटा बराबर कितना होता है 1 + k²/r², बीटा कितना हुआ 1 + k²/r², 1/2, कैसे, आई बराबर डिस्क का कितना होता है हाफ mr² हुआ, यही होता है ना, यही क्या है k², हाँ बस देखो फैंटास्टिक। आ जाओ देखना, अब ये कितना हो गया बीटा बराबर 3/2, बीटा बराबर 3/2, बीटा की केवल वैल्यू पुट करना है बेटा। देखो आ जाओ यहाँ पे, देखो यही वाला बीटा पुट कर लेना है, तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग कौन सी वस्तु है, डिस्क है, तो हाफ mv², बीटा मीन्स 3/2, नीचे 2 है यहाँ भी 2 है, कितना आ गया 3/4 mv², दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रोलिंग डिस्क की एनर्जी कितनी होती है, तो रोलिंग डिस्क की एनर्जी 3/4 mv² होती है। अब वहाँ से शुरू करोगे हाफ mv² प्लस हाफ i⍵², वहाँ से शुरू करोगे नहीं, आपने वहाँ से शुरू करके एक अपने लिए फार्मूला बहुत अच्छा बना लिया है, फैंटास्टिक फार्मूला बना लिया है काइनेटिक एनर्जी का, बस उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। बीटा पर सबको सीखना, सबका बीटा कैसे निकालते हैं, बीटा भी अभी सीख लिया आपने 3/4 mv², फैंटास्टिक। आ जाओ दूसरा पर चलते हैं। अब दूसरा क्या है, सॉलिड स्फीयर, तो इसका आंसर कितना आया, अपना आंसर मिलाइए 3/4 mv², आइए और आगे बढ़िए। हाँ फिर से सुन लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग डिस्क क्या हो गया, डिस्क का कितना 3/4 mv²। चलिए अब देखिए सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है ना, आइए तो अब सॉलिड स्फीयर 2 नंबर पे आइए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग सॉलिड स्फीयर, देखो रोलिंग सॉलिड स्फीयर का कितना हो गया, बस फार्मूला लगाइए, फैंटास्टिक, हाफ मैजिक है सब, हाफ mv² इंटू बीटा, बीटा क्यों निकालना है, बस देखिए हाफ mv², बीटा बराबर कितना होगा बेटा 1 प्लस, हाँ 1 प्लस कितना 2/5, कहाँ से आ गया देखो भाई, याद, हाँ बहुत याद करना रहेगा ना सब कुछ, आई बराबर 2/5 mr² होता है, जानते हो 2/5 mr² तो बेटा, अब जब ना ये 2 बार कर लेंगे ना, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधे मार देंगे, वैसे ही कुछ भी करने, हम तो समझाना है तब इतना लिख रहा हूँ बेटा, आपको समझाना है चूँकि हमको, तो इसलिए लिख रहा हूँ इतना। देखो अब ये है न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी 2/5, देखो k² के जब रख दिया 2/5 डायरेक्ट, या चाहिए अलग से बीटा निकालिए तब रखिए वहाँ पर, हाँ लेकिन इतना तो जानते हैं बेटा, बस देखो 2/5 हो गया, 2/5 ले लो, जो न्यूमेरिकल है वो वैल्यू है mr² का जो कोफिशिएंट बस वही ले लो। अब देखो बराबर क्या हुआ, हाफ mv², यहाँ कितना हो गया 7/5 हो गया, देखो नीचे 2 है 5 वहाँ पर है, कितना आ गया 7/10 mv², तो क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग किसका, सॉलिड स्फीयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग सॉलिड स्फीयर हो गया 7/10 mv², कितना आ गया 7/10 mv², दैट इज द फैंटास्टिक आंसर, हो गया। हाँ किसी का भी आप ऐसे बता सकते हो। आ जाओ अब अगला पॉइंट, आगे बढ़ा जाए, चलिए हाँ आ जाओ बेटा, अब देखना, जैसे मैं कहूँ कि और को ले लिया जाए, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर कितना हो बेटा, सॉलिड सिलेंडर ना,
कितना होगा, नो प्रॉब्लम, बस वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग क्या है, सॉलिड सिलेंडर बेटा चैलेंज की, बस ऐसे ही ए का जानते हैं सबका निकल जाएगा, हाफ mv² इंटू क्या होता है बीटा, मेन फार्मूला पहले लिख दीजिए। अब हो ना, अब देखिए हाफ mv² इंटू बीटा 1 + 2/3, क्यों 2/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, तो हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, सॉलिड सिलेंडर बेटा, तो सॉलिड सिलेंडर है 1/2, क्यों कि सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी ही होती है जितनी डिस्क की होती है, तो हाफ यहाँ पर भी आया, यानी कि हाफ mv² और यहाँ क्या हो गया 3/2 हो गया, 3/2 यानी कितना गया, इसका भी उतना ही आया 3/4 mv² मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग क्या सिलेंडर, नोट, तो 3/4 mv², ओके फैंटास्टिक। और बेटा तो ये है आइडिया कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब कोई भी क्वेश्चन होगा फटाफट निकल जाएगा, एनर्जी वगैरह में कहीं प्रॉब्लम नहीं है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग में कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक ओके। हाँ एक बार रिवाइज कर लिए फास्ट ना, हाँ करें, बहुत ही सिंपल है सब कुछ। आइए अब और आगे बढ़ते हैं बेटा, एनर्जी अब चाहे जिसका भी निकालना होगा, तो बीटा चूंकि आप सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसीलिए पहले बताया था आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 लेक्चर है बेटा, शायद 5 लेक्चर होंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 2 3 4 5 5 जबरदस्त पर वहाँ पढ़ लीजिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पर देखिए आईसी सब जगह यूज हो रहा है, तो मैं कहा था सबका आईसी याद होना चाहिए, और फिर उसके बाद में टेंजेंट के अबाउट क्या होता है, तो वहाँ पर दोनों थ्योरम है, पैरेलल थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो बहुत ही ज़बरदस्त सब कुछ आपको मैं दिया हूँ, बहुत ज़बरदस्त दिया हूँ, सिस्टमैटिक वे में पढ़ते आ रहे होंगे तो पूरा गजब का मज़ा आ गया होगा आपको ना, ये सारी चीज़ें पा करके। और अभी क्या मिलने वाला है, अभी आप सब कुछ आगे देखेंगे बेटा, एक ही बार तो सब कुछ हो नहीं जाएगा, तो सब स्टेप बाय स्टेप ही हमको समझाना है। और हम यहाँ P100 फिजिक्स पर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और पहुँचाते हैं उस लेवल तक जहाँ की आगे फिजिक्स की ज़रूरत नहीं होती बेटा, क्यों, क्योंकि आपका अल्टीमेट टारगेट IIT है और नीट है, इन दोनों को लेकर के ये P100 फिजिक्स चैनल है बेटा। चलो आ जाओ, ओके कम ऑन, नाउ द क्वेश्चन। जैसे सपोज करिए बेटा कि यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है ना, यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है जिसकी हाइट है h, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लेन, यह एक स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है ना, बेटा मास m है, रेडियस r है, क्या है सॉलिड स्फीयर, और यह स्फीयर रोल कर रहा है बेटा। तो जब भी रोलिंग का मोशन दिखाना होता है बेटा, तो एक ऐसे बनाएंगे यानी कि आगे जा रहा है, और ऐसे भी दिखा देते हैं, यानी देखो बेटा ऐसे मीन्स कि आगे भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं। जब भी कभी ये निशान रहे तो समझना कि आगे भी जा रहा है और अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, तो इसे कहते हैं ना रोलिंग। ये रोलिंग का सिंबल है, रोलिंग का सिंबल यही है बेटा कि वह आगे हुए जाते हुए भी दिखाएंगे और अपने एक्सिस पर रोटेशन भी दिखाएंगे, तब इसे कहते हैं बेटा रोलिंग बोलते हैं इसको। तो देखो बेटा यह अपने रोटेट भी कर रहा है और आगे भी एरो दिखाया गया बेटा, आगे भी दिखाया गया है एरो, हो गया। चलो और आगे आ जाओ। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है, यहाँ पर दिया गया बेटा मास दिया ही है, रेडियस दिया ही है, यहाँ वेलोसिटी दे दिया गया है v से आगे बढ़ रहा है, v वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ दिस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, मिनिमम, जल्दी से मारो तो आंसर, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास so that sphere can reach at top, means top point P, यानी स्फीयर यहाँ पहुँच जाए P पॉइंट पर।
तो उस पी पॉइंट पर पहुंच जाए वहाँ पर, तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जल्दी मारो, आंसर करो, हाँ निकाल दो। हाँ बेटा ध्यान देना है बात का, चलो ठीक है, हाँ जल्दी करिए फास्ट। हो गया, 1 मिनट का समय लीजिए। हाँ वीडियो वहाँ पर रोक दो बेटा 1 मिनट में, और जल्दी से हाँ भी सॉल्व किए, बस उसी पर है। उसका यूज कैसे करोगे आप, काइनेटिक एनर्जी का यूज कैसे करोगे? हो गया, आ जाओ, चलो अब देखना। आगे बढ़े, चलिए कर चुके होंगे आंसर, मिलाइए अब, आ जाओ बेटा। देखो इसके पास एनर्जी कितनी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यदि कोई बॉडी रोल कर रही है तो बस देख लो कि उस बॉडी के पास एनर्जी कितनी है। तो चूंकि यह रोलिंग सॉलिड स्फीयर है, तो रोलिंग सॉलिड स्फीयर के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी है बेटा इसके पास, अब याद रहना चाहिए, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, 7/10 mv² होनी चाहिए। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होंगे सब। तो 7/10 mv² होना चाहिए इसके पास एनर्जी, इसके पास है एनर्जी, इसके पास 7/10 mv²। और यहाँ पहुँच जाना है, तो जब यहाँ पहुँच जाना है तो मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो, यानी कि बस यहाँ पहुँच जाए, यहाँ से आगे न जाए, पहुँच जाए। तो यहाँ पर जब पहुँच जाए बेटा, तो जब यहाँ पहुँच जाएगा और जाके यहाँ यदि रेस्ट में आ गया, पहुँच करके देखो यहाँ पहुँच के रेस्ट में यदि आ गया ना, यहाँ पहुँच जाए बस, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई यहाँ पर, और पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो गई? पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो गई बेटा? पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब यह रेडियस देखेंगे कि h कितना है और यह रेडियस कितना है। तो इन कंपेरिजन टू दिस हाइट h r इज वेरी लेस, तो h इज मच ग्रेटर देन r, सो r निगलेक्टेड। नोट इस हाइट में जो h मच ग्रेटर देन r, सो r निगलेक्ट कर दिया। r को क्या कर दिया बेटा? r को निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि यह इतना ध्यान नहीं देंगे, इस बात को निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि हाइट हमको कितनी लेनी है? h लेनी है। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। यदि r भी रहता, निगलेक्ट ना होता, तो h + r कर देते, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, ऐसे कर देते। लेकिन अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को r निगलेक्ट करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh कर देना। यदि लेना रहेगा तो ra ले लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी पर mgh हो गया। अब जा देखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू दिस इक्वेशन, यानी कि जितनी एनर्जी है काइनेटिक वही ना पोटेंशियल में चेंज हुई होगी। अब बराबर कर दो, तो 7/10 mv² बराबर कितना हो गया? यहाँ से देखिए mgh हो गया। अब जब देखो बेटा m से m हटा दो, हटा दिया, तो अब कितना जाएगा? देखो 7/10 v² बराबर gh आया। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 10gh/7 हो गया, तो 10gh/7 v बराबर √। तो v इक्वल टू देखिए 10 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10gh/7 हो गया, 10gh/7 हो गया, 10gh/7 हो गया बेटा, v बराबर। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो ये है, देख रहे हैं। अब यदि आपको बीटा वाला जो फैक्टर बेटा, बीटा जो कंसेप्ट है, ये न पता होता है, तो क्या करते हैं? पहले तो 7/10 पहले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अब देख रहे हैं मैजिक, पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो रोलिंग ना, रोलिंग सॉलिड स्फीयर, तो रोलिंग सॉलिड स्फीयर की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो खुद ही ये क्वेश्चन है। और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाना है, तब फिर सॉल्व करना है, फिर हमको v का मान निकालना है। टाइम लगेगा, कुछ भी समय लगेगा कि नहीं? मान लो कि 2 मिनट का समय दे दिया, 3 मिनट का समय लग गया, तो एग्जाम के प्रेशर में ये काम ठीक नहीं है। तो कैसे पढ़ना है? P100 फिजिक्स पर जम के पढ़ना है। कैसे? P100 फिजिक्स पे जम के पढ़ना है, एक एक एपिसोड को पढ़ डालना। हाँ बेटा, पूरी फिजिक्स पे कमांड करना है ना,
ये नहीं ना कि केवल यहीं बस रोलिंग में कर ले या केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छी तरह से पढ़ ले हैं। तो पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पूरे फिजिक्स का यानी क्लास फर्स्ट ईयर क्लास सेकेंड ईयर का ज़बरदस्त दिया बेटा। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स आने वाला है, अभी से बाद स्टार्ट होगा ग्रेविटेशन, फिर स्टार्ट होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी नहीं पढ़ाया हूँ, अभी आने वाला है सब सिंपल हार्मोनिक मोशन, पूरी वेव ऐसा पढ़ाऊंगा ना बेटा कि देखते ही नहीं सब मारोगे सारे क्वेश्चंस। तो पूरी वेव अभी आना बाकी है, पूरा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट अभी आना बाकी है, पूरी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स अभी आना बाकी है। हाँ, पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स अभी आना बाकी है, पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स, बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी आना बाकी है। यू आर लकी आज आप मुझे देख रहे हैं और कहीं से हाँ उसको थैंक यू बोली जो आपने आपको बता दिया है P100 फिजिक्स। क्यों? यहाँ से बहुत ही कमज़ोर बच्चे ना फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% मारे हैं नंबर। अब क्या बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो अपने विषय में बोलना अच्छा नहीं लगता बेटा ना, तो ज़्यादा क्या बताऊँ। तो बस इतना ही है कि 22 साल में बेटा कई हज़ार डॉक्टर बनाया हूँ और ये ऑनलाइन पहली बार स्टार्ट किया हूँ, अभी जस्ट बहुत ही कभी दिन हुआ, अभी 4 से 5 महीने हुए बेटा जो पढ़ाना हम लोग शुरू किए। ओके कमान फिलहाल ये है हम लोग बेटा। तो चलो देख रहे हैं कैसे यूज़ करेंगे, तो आ जाओ। अब यहाँ पर चूँकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं ना, अभी यहाँ पर देना बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी इस एपिसोड को हम यहीं रोकने जा रहे हैं, कुछ निकाला कुछ काम बेटा। तो अभी मैं यहाँ पे रोकता हूँ और इसके बाद मैं अभी तुरंत आता हूँ बेटा। जब तक आप पढ़ेंगे इसको फिनिश करेंगे तब तक मैं अभी आता हूँ और फिर यहाँ से आगे स्टार्ट करूँगा। यानी कि नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगी उसकी, रोटेशनल मोशन पार्ट 7 ये है, पार्ट 8 यहाँ से आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त सब कुछ होने वाला है बेटा। देख रहे हैं ये बीटा फैक्टर सीख लीजिए अच्छी तरह से। और अभी इस पर तमाम न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अभी यहाँ पर परसेंटेज निकालना है कि ट्रांसलेशन एनर्जी और रोटेशन एनर्जी कितने % होती है रोलिंग मोशन में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा अभी। तो अभी इस एपिसोड को हम यहीं रोकते हैं ना, इस एपिसोड बेटा यहीं रोकते हैं और अभी हम आपसे फिर मिलते हैं। अगला एपिसोड यह है रोटेशन मोशन पार्ट 7, अभी हम मिलते हैं रोटेशन मोशन पार्ट 8 में। क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक। तब तक इसको तैयार करिए, मैं तुरंत मिलता हूँ अभी। ओके बेटा।